बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 सितंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर, आइनी तरमीम या तरामीम, 26वीं आइनी तरमीम जो की जानी है उसी के ऊपर आपको बताएंगे। अब मसवदा हमारे पास पहुंच चुका है, आपने उसे मीडिया पे भी देख लिया होगा। पाकिस्तान में चंद लोग जिनके पास ये मसवदा सबसे पहले पहुंचा, उनमें से एक हम भी हैं। ये मसवदा हम तक भी पहुंचा। 24 पेजेस का ये मसवदा है जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये वो आइनी तरमीम का मसवदा है जो हतमी तौर पर आखिरकार पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जैक ब्रांच में तैयार हुआ। ज़ाहिर है उसमें कुछ वकला की मदद भी ली गई होगी, लेकिन हुकूमत को इसका कुछ पता नहीं था। हुकूमत के आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी ढूंढ रहे थे, वज़ीर कानून से मशवरा तो किया गया था, लेकिन हतमी मसवदा उनके पास भी नहीं था, वो साइयों के पास था और उन्होंने आखिरी मौके तक नहीं दिया। कल रात चोरी छुपे या रात के आखिरी पहर कोशिश थी कि इस आइनी तरमीम को पास करवा लिया जाए, लेकिन उसके बाद कुछ दरारें पड़ गईं, कुछ लोग काबू नहीं आए। मौलाना साहब की जो बातें थी वो उनको उनकी समझ नहीं आई, उनको उनकी समझ नहीं आई फ़िलहाल तक। तो इस मसवदे को उस वक्त इस सोच के तहत, हालांकि ये प्लान किया हुआ था कि ये मसवदा किसी सूरत भी पार्लियामेंटेरियंस के हवाले नहीं करना, जब एन वोटिंग होने से पहले इसे हवाले करना है, क्योंकि जैसे ही ये पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट के हवाले हुआ ये पब्लिक हो जाएगा और जैसे ही पब्लिक होगा फिर इसके ऊपर तबसरे होंगे, फिर बेइज्जती होगी। ज़ाहिर है लोग क्रिटिकल किस्म के तबसरे करेंगे, इसलिए ये हतमी फैसला किया हुआ था कि इस मसवदे को लीक नहीं करना, ये फ़ौजी ज़राए के पास ही रहेगा, जैक ब्रांच में ही रहेगा और ये मसवदा उस वक्त पार्लियामेंटेरियंस को या मौजूदा हुक्मरान जमात को दिया जाएगा जब उन्हें लगेगा कि एन अब वोटिंग होने लगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इतवार की रात, जो रात कल गुजरी है, हतमी तौर पर फैसला था कि इस तरमीम को पास करवा लिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब भी ऊपर पहाड़ से उतर के नीचे आ चुके थे, बाकी तमाम लोग भी, फजल रहमान साहब भी पार्लियामेंट पहुँच चुके थे, जो इंतजाम सारे किए थे उसकी फील्डिंग यही लगाई थी कि कल का जो इजलास था उसमें सारा कुछ पास करवाना था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, बात ना बनी। अब आज इजलास दोपहर के वक्त दोबारा बुलाया गया है, इजलास को मुलतवी किया गया है। ये इजलास तब तक मुलतवी होता रहेगा जब तक मौजूदा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो अहदाफ मुकर्रर किए हुए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, वो पूरे नहीं होंगे। वो अहदाफ क्या हैं, अब क्योंकि ये मसवदा सामने आ चुका है तो हम आपके सामने पूरी तफसील रख देते हैं। जो मोटी मोटी अहम चीज़ें हैं इस मसवदे के अंदर आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं और बता भी देते हैं कि इस मसवदे में मोटी जो अहम चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। जो तरामीम की शक्ल में अब मुकम्मल तौर पर अदालती कत्ल करना है, अदालतों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करना है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, और उसके लिए जो सबसे पहली और बड़ी जो तरमीम की जा रही वो ये की जा रही कि एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जा रही है, एक वफाकी आइनी अदालत बनाई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर होगी। जी हाँ, अगलों ने कहा अदालत ही अपनी बना लो, मामला सारा छोड़ो, इस अदालतों से मामला नहीं चलता तो अदालत ही अपनी बना लेते हैं। पहले लोग, आपने सुना था, वकील करते थे, फिर जज करते थे, अब उन्होंने कहा अदालत ही अपनी कर लो, मामला ही छोड़ो। सो एक नई अदालत बन रही है पाकिस्तान के अंदर जो तमाम अदालतों के ऊपर होगी, सुपीरियर होगी। इसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाएगा। ये वफाकी आइनी अदालत होगी और इसके जो चीफ जस्टिस साहब होंगे उनको लगाने का तरीका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो उनकी उम्र 68 कर दी है, टेलर मेड है सारा कुछ जो है वो काजी फायज ईसा साहब के लिए। और दूसरा, आइन के अंदर तरीका बताया है कि किस तरीके से इनका चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक को इसका चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। और लगाएगा कौन? वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जो है वो मशवरा करेंगे। फ़िलहाल पहली दफ़ा जो चीफ जस्टिस लगना है इस वफाकी जो आइनी अदालत है वो मौजूदा चीफ जस्टिस, ये आइन में डाल दिया गया है कि पहली दफ़ा जो चीफ जस्टिस लगाना है वो काजी फायज ईसा साहब को ही लगाना है। नाम उनका नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको पहले चीफ जस्टिस के तौर पर लगाया जाएगा। और इस दफ़ा रूटीन का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाएगा, आइंदा रूटीन का प्रोसेस होगा। वो क्या होगा वो आपको बताते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या प्रोसेस होगा? इस दफ़ा प्रोसेस ये होगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको सदर पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट कर देंगे सीधा सीधा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो हतमी उम्र है रिटायरमेंट की वो 65 बरस है। जैसे ही उनकी उम्र 65 बरस होती है तो वो रिटायर हो जाते हैं। अब काजी साहब ने भी जाहिर अगले महीने रिटायर हो जाना, 65 साल के हो रहे होंगे। अब क्योंकि ये कानून टेलर मेड उनके लिए बना है तो इसलिए ये जो आईनी अदालत है इनके जजेस की जो उम्र है वो 68 ईयर रखी गई है, ताकि काजी साहब को 3 साल की एक्सटेंशन मिले। ये वो लंदन प्लान था जिसके तहत आसिम मुनीर साहब को भी एक्सटेंशन मिलनी है, काजी साहब को भी एक्सटेंशन मिलनी है, और नवाज शरीफ के तमाम जो जराइम थे वो धोए जाने थे, और हुकूमत शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को दी जानी थी। अब ये लंदन प्लान की तरफ हम रवां दवा हैं उसको अचीव करने के लिए। अच्छा जी, पहली दफ़ा तो चीफ जस्टिस आपको बता दिया कि इस वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस तो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिलकर काजी फ़ायज़ ईसा को नोटिफाई कर देंगे। आइंदा क्या होगा? आइंदा ये होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, 10 रुकनी शायद। वो कमेटी जो है उसमें 2 सेनेटर होंगे, 2 उसमें मेंबर कौमी असम्बली होंगे, ये हो गए 4। इसी तरीके से उसमें कुछ जजेस होंगे, बार काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसमें चीफ जस्टिस होंगे, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके, और फिर वो कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायर होने से 7 दिन पहले, जी हाँ 7 दिन पहले, वो 3 जजेस के नाम जो है वो भेज देगी ऊपर वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म जो है वो सदर पाकिस्तान को सजेस्ट कर देंगे कि इस शख्स को चीफ जस्टिस लगा दें, और सदर पाकिस्तान जो है वो उन्हें नोटिफाई कर देंगे। लेकिन ये जो 10 मेंबर की कमेटी है और ये सारा प्रोसेस है, ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। टेलर मेड उनके लिए बीच में एक अमेंडमेंट आई है कि पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो आईनी जो अदालत होगी वफाकी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को ऑटोमेटिकली सदर पाकिस्तान जो लगा देंगे। ये तो जी पहली एक मेजर चीज़ इससे अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, दूसरी एक और मेजर चीज़, जो आपके आर्मी चीफ हैं उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के वक्त एक आईनी तरमीम की गई थी, उसको अब आईनी कवर दिया गया, और कहा गया है कि अब ये असम्बली भी उसमें तरमीम नहीं कर सकती। मतलब कि जनरल आसिम मुनीर साहब को एक एक्सटेंशन तो 3 साल की और मिल सकती है, और फिर उनकी उम्र के लिहाज से जब तक उनकी उम्र एक ख़ास लेवल तक नहीं पहुंचती तब तक वो मज़ीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम 4 साल और अपनी रिटायरमेंट के बाद, 4 साल और, मतलब टोटल 5 साल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। 1 साल उनका अभी बाकी है, और 3 साल की एक्सटेंशन ले सकते हैं, और 1 साल की फिर उन्हें और अपनी उम्र के लिहाज से एक एक्सटेंशन मिलेगी। तो 5 साल की उनकी एक्सटेंशन का बंदोबस्त कर दिया गया है, और ये लिख दिया गया है इस अमेंडमेंट में कि ये जो जनरल बाजवा के वक्त पर अमेंडमेंट हुई थी उसको अब पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे ये किस तरह का कानून है? एक पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया तो वही क्या उसे चेंज नहीं कर सकती? बाकी सब कुछ तो पार्लियामेंट चेंज करी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक अदालत बना रही है। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्योंकि चौधरी साहब का अपना मामला है तो यहाँ तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ उन्होंने ज़रा सख्ती कर दी है। उनको शक ये है कि कोई नई असम्बली ना आ जाए, कल को असम्बली बिगड़ ना जाए, कल को नून लीग वाले आंखें ना दिखाएं, यही असम्बली जो है ये मेरी एक्सटेंशन का तरीका चेंज ना करना चाहे, कल को ये कोई 2 नंबरी ना करें मेरे से। क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा भी, अब तो मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ काजी फ़ायज़ ईसा को रिटेन करना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो काजी फ़ायज़ ईसा से जान छुड़वाना चाहते थे। अब जाहिर है जो फजल रहमान साहब हैं बीच में, उन्होंने मशवरा दिया था आईनी अदालत का, याद कीजिए। सो इस पर एक तबसरा ये भी है कि ये सब कुछ नवाज शरीफ ने फजल रहमान साहब को आगे रख के करवाया और उनसे ये मशवरा दिलवाया कि एक आईनी अदालत बनाएं, एक नई अदालत बनाएं, उसमें इस तरह से जजेस लगाएं, और सांप भी मार लिया, लाठी भी नहीं टूटी। नवाज शरीफ और नून लीग सामने भी नहीं आए आसिम मुनीर साहब के, वही काम उन्होंने फजल रहमान साहब से करवा लिया, और आर्मी चीफ को ये कहा कि देखें हम तो बंधे हुए हैं, चले हम आपकी एक्सटेंशन का भी बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन साथ काजी साहब का भी बंदोबस्त हो जाए। तो अब ये इनडायरेक्टली एक तज्जिया है, मैं ये नहीं कहता कि यही चीज़ हकीकत है, ये एक तज्जिया है, क्योंकि फजल रहमान साहब ने ये मशवरा दिया था, और अब वो जो मशवरा है वो तकरीबन इनकॉर्पोरेट हो गया है। और फजल रहमान साहब कल को ये कहेंगे कि देखें मैंने तो एक्सटेंशन की नहीं कही, मैंने तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की बात नहीं की है, तो अदालत ही नहीं बन गई है, मैंने तो मशवरा दिया था वो पूरा हो गया। तो अब जो आर्मी चीफ की मुद्दत के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही है वो ये है कि जो पहले से
जनरल बाजवा को जिस तरीके से एक्सटेंशन का तरीकाकार मुरतब हुआ था, उसको अब ये पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। तो अब इस अमेंडमेंट के बाद एक तरह से डील को मुकम्मल सील किया गया है कि इस फाइल के ऊपर कस के तस्मा बांध दिया गया है, कस के रैप करके इस पर ताला लगा दिया गया है कि आसिम मुनीर साहब से 5 साल में से कोई एक दिन भी छीन नहीं सकता। अब वो 5 साल पूरे आर्मी चीफ रहने का प्रोग्राम रखते हैं। 5 साल के बाद देखेंगे, फिर कुछ और प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आईनी अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है कि आर्मी चीफ की जो बाजवा साहब के वक्त कानून बनाया था उसे अब पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती और उसे सॉलिडिफाई किया जाएगा। ये हो गई जी। अगली जो इसमें मेजर चीज़ की जा रही है वो ये की जा रही है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को किसी भी वक्त ट्रांसफ़र किया जा सकता है दूसरी अदालतों के अंदर। और ये खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के लिए कानून आया है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो तो पहले भी जजेस को बदलती है। मुल्तान बेंच भेज देती है, रावलपिंडी बेंच, बहावलपुर बेंच, वहाँ तो रोटेशन है, वहाँ तो जज को हटा के आप भेज सकते हैं उस मुकदमे से। फॉर एग्जांपल लाहौर में एक मुकदमा है, एक जज सुन रहे हैं, आपने उन जज साहब के सामने से वो मुकदमा हटाना है तो उनको बहावलपुर बेंच में भेज दें, उनको मुल्तान बेंच भेज दें, रावलपिंडी भेज दें, ऑटोमेटिकली वो मुकदमा जो है उनके सामने से हट जाएगा। तो वहाँ तो तरीका था जज साहब से जान छुड़वाने का, यहाँ नहीं था इस्लामाबाद में। तो अब ये कानून में डाला जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे हाई कोर्ट्स के अंदर भेजा जा रहा है। फिर हाई कोर्ट से सो मोटो लेने का एक्शन जो है, उनके पास इख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है, वो भी इसके अंदर डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ पास बहरहाल सो मोटो का जो राइट है वो रहने दिया जा रहा है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब उसके ऊपर अदालत ही नहीं बना दी गई है और काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर लगा दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अगली जो इसमें सारी सिचुएशन जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो 63 है आइन का, जो आर्टिकल 63 है, जिसके तहत अगर कोई शख्स अपनी पार्लिमानी पार्टी की एडवाइस के ख़िलाफ़ किसी और पार्टी को वोट देता है, क्योंकि शो ऑफ हैंड से वोट होना है यहाँ पर, तो उसका वोट गिना नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी हुई है और साथ साथ उसको उसकी पोजीशन से भी हटा दिया जाता है। अब इस अमेंडमेंट में ये कहा जा रहा है कि पोजीशन से बेशक हटा दें, नाअहल बेशक कर दें, वोट उसका गिन लें। मतलब एक गंदा काम जिसकी वजह से वो बंदा नाअहल हो रहा है, नाअहल होने दें, लेकिन वोट उसका गिन लें, क्योंकि हमें फ़ायदा हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम करवा लें, इलेक्शन तो हम उसे दोबारा जितवा लेंगे ना, मतलब डी सीट हो जाएगा तो दोबारा इलेक्शन हम उसे दांजी से जितवा लेंगे, वो तो रौला ही कोई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये जनाबे वाला अमेंडमेंट्स हैं जो प्रेजेंट की गई हैं। और इन अमेंडमेंट्स के बाद आप ये सोच सकते हैं कि अदालतों का ये सीधा सीधा कत्ल है। और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई जज साहब जो हैं वो बेचारे आज़ादाना किसी किस्म का कोई फ़ैसला दे सकेंगे। और पूरे का पूरा एक उन्होंने तरीका मुरतब करके रख दिया है कि किस तरीके से अदालतों को हर सूरत हमने काबू करना है। ये तो थी इस अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या प्रपोज किया जा रहा है। आर्मी चीफ से रिलेटेड क्या है, इसमें देखिए आर्मी चीफ को भी 5 साल मिल गए। इसमें काजी साहब की भी उम्र 68 कर दी गई। वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो वफाकी आइनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस के तौर पर पहले चीफ जस्टिस भी वो आराम से अपॉइंट हो गए बगैर प्रोसेस कोई फॉलो किए हुए। तो वो तो अगले 3 साल की उनकी एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की 5 साल की एक्सटेंशन और उस सारे प्रोसेस को सोलिडिफाई करना। नवाज शरीफ के पास पहले ही गवर्नमेंट है तो लंदन प्लान जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुसवदे की कापी मुझे मिल गई है फाइनली। ये आज मिडनाइट गुजरी है उस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उनसे पहले ये कॉपी हमें मिल चुकी थी। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उससे पहले कौमी असम्बली के ज़राए से ये कॉपी हम तक पहुंच चुकी थी। जब उन्होंने बेचारों ने ये ऐलान किया कि हमारे पास मुझे कॉपी मिल गई, तो ये हालात हैं वज़ीर कानून के कि उनके पास भी कॉपी नहीं थी। मौलाना गफूर हैदरी ने यह कहा है कि जितनी ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए तो ज़रूरी है कि पूरा 1 महीना दिया जाए कि हम इसे पढ़ें और समझें और फिर अमेंडमेंट्स हो। अब जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो तो ये हैं कि फजल रहमान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं इस पर वोट नहीं करूँगा। जो मेरी अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि फजल रहमान साहब इस पर वोट करेंगे और ये जो अमेंडमेंट है ये मंजूर हो जाएगी। और अब ये अच्छा होगा कि नहीं बुरा होगा? हाँ, ये बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की पूरी रियासत की तबाही कर दी जाएगी। अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की तबाही हो जाएगी। लेकिन क्या ये होनी चाहिए? मेरे ख्याल में होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमने तो जागना नहीं है, हम तो सत्तू पी के सोए हुए हैं। वकला को ज़रा देख लीजिए, याद कीजिए 2008 का वो वक्त, अली अहमद कुर्द साहब, मैं तो उतनी ज़ोर से गर्दन हिलाऊंगा तो मेरा तो विप्लैश होके मुझे तो जनाब कॉलर पहनना पड़ जाएगा। जैसे वो गर्दन हिलाते थे लगता था कि वो वाइब्रेटर लगा हुआ है उनके अंदर और वाइब्रेटर की तरह उछलते थे, ऐसे ऐसे करके तकरीरें करते थे। एक जनरल, याद है ना आपको, एक जनरल
ایک جنرل اتنی بار کہتے تھے کہ وہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ بھائی جی اگلی گل بھی کر دیو کوئی، آپ کو بالکل وہ سائلنٹ موڈ پہ نظر آئیں گے۔ منیر ملک صاحب نے کل پتہ نہیں کیسے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ فلاں فلاں تاریخ سے جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، بڑی مہربانی جناب آپ آخرکار بولیں، اب بولنے کا کیا فائدہ، اب تو کافی سارا کام ہو چکا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب پہ میں اس لیے کوئی تنقید نہیں کروں گا، بزرگ ہیں اور وہ بیمار ہیں، ان کا بنتا نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کی اننگ کھیلی، جتنی کھیلی بہت اچھی کھیلی، آج کل بیمار ہیں، نہیں وہ اس طریقے سے، لیکن باقی تمام لوگ، اشتیاق خان صاحب، دوسرے لوگ، ان سب لوگوں کو بڑا دبنگ قسم کا اس کے اوپر ایک ریاکشن دینا چاہیے تھا۔ باجوہ صاحبہ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا، وکلا کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا۔ اب تو ترمیم ہو جانے لگی ہے تو اب میرا مطلب کیا پروٹیکشن اور کیا، بہرحال دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری ان سے توقعات ہیں، آخرکار انہی وکلا نے نکلنا ہے، بات کرنی ہے، ہم پھر بھی ان سے توقعات رکھیں گے، ربیہ باجوہ صاحبہ ہوں یا اشتیاق خان صاحب ہوں یا دوسرے تمام، منیر ملک صاحب ہوں، زبیری صاحب ہوں، جتنے بھی لائرز کے، حامد خان صاحب کو بولنا چاہیے تھا، وہ بالکل نہیں ابھی تک بولے، جتنا بڑا ان کا ماشاءاللہ قد کاٹ ہے، جتنی ان کی عزت ہے، احترام ہے وکلا کے اندر، انہیں بہت ہی ہراول دستے میں جا کر اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک تو یہ مسنگ کمپوننٹ ہے سارے کام کے اندر۔ بہرحال خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا پارلیمنٹ کی، اس میں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے بھی غالباً رپورٹڈلی یہاں پر میڈیا میں جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ شرکت کی، اور لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہے کہ یہ جو مسودہ تھا یہ تب تک جیک برانچ میں ہی تھا جب یہ جو کمیٹی کی ملاقات ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، تو کسی کو اس کمیٹی کے اندر بھی یہ مسودہ نہیں دیا گیا۔ اچھا جی، پھر جو فیصل صدیقی صاحب ہیں، منیر ملک ہیں، انہوں نے جو بیانات دیے، ظاہر ہے وکلا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تو یہ عدالتوں کی توہین ہے، عدالتوں کا پورا بیڑا غرق ہے، یہ پورا ایک جوڈیشل قتل ہے عدالتوں کا، پورے کے پورے سسٹم کا، اور جوڈیشری کا قتل ہے، میں نے جوڈیشل قتل کہہ دیا۔ تو ان کے جو بیانات تھے ان کو چلانے سے روک دیا گیا ٹی وی چینلز کو، اور چودھری صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ ایسے تمام بیان جو اس امینڈمنٹ پہ، ترمیم پہ کوئی تنقید کر رہے ہیں، ان کو ٹیلی ویژن پر نہ چلایا جائے۔ اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ شہباز شریف نے اختر مینگل صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، ان کے پاس 2 ووٹ ہیں، 2 ووٹوں کے بدلے میں انہوں نے 2000 بندے بازیاب کرانے کی شرط رکھی ہے۔ اب یہ بندے کون ہوں گے؟ ان کو ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے پکڑا ہوگا کہ جی انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یہ ریاست پہ حملہ آور ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں، جو بھی آپ نے انہیں کہا ہوا ہے، یہ 2000 بندے وہ ہوں گے، ظاہر ہے ادھر سے جو مسنگ پرسن ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے گا یہ بندے نیک بن جائیں گے ایک دن، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نیک ہے نہیں ہے، یہ میں اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ چودھری صاحب کا اپنا کام ہے امینڈمنٹ کروانا، آپ ملک کی سلامتی، دہشت گردی، ہم سب کچھ کو سائڈ پہ رکھیں گے، اور یہ بندے بھی اگر ہم نے 2000 بازیاب کرنے ہوئے نا، چلیں 2000 انہوں نے مانگے ہیں، لے دے کے اس کے اندر جو سودے بازی ہو کے کوئی 400-500 بندہ تو نکال ہی دیں گے یہ آرام سے اللہ کا نام لے کے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں اپنا کام ہوتا ہے پھر ہمیں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا جی، کوئکلی آخری خبر آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ٹرمپ پر دوسرا حملہ ہوا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی فلوریڈا میں، جو ٹرمپ انٹرنیشنل گولف کلب تھا اس کے اندر ایک شخص جو یوکرین وار کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، ٹرمپ کا بہت ناقد تھا سوشل میڈیا پر، اس نے ٹرمپ پر یہ دوسری اسیسینیشن اٹیمپٹ کی ہے، فیلڈ۔ ظاہر ہے اس کو ایف بی آئی اب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں، وینزویلا کے صدر کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وینزویلا کہہ رہا ہے وہ امریکہ کی CIA نے کروایا ہے، انہوں نے کچھ 6 بندے پکڑ لیے ہیں، اس میں اسلحہ پکڑا ہے بہت بھاری، پاکستان سے ہیروئن کوئی ڈرگ سمگل ہو رہی تھی سری لنکا، وہ پکڑی گئی ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری دوسری خبریں ہیں، وہ پنجابی ویلاگ میں آج کور کی ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔